हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल फ़ोन से स्टडी में। तो कैसे हैं आप? ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर 4। और हाजिर हूँ मैं दोबारा से आपके साथ एक बार फिर से एक स्टोरी लेकर, वो भी चैप्टर 4 की हिस्ट्री की क्लास 8 की। मैं आपको ये स्टोरी इतनी सरल भाषा में, इतनी आसान भाषा में बताऊंगा कि आपको एक बार में समझ में आ जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा लास्ट तक, तब आपको ये स्टोरी समझ में आएगी। ऐसा नहीं कि आपने आधा देखा और फिर आपने स्किप कर दिया तो आपको समझ में आ जाएगी। आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, तब समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन स्टोरी वाइज जैसे चलते हैं वैसे स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहला टॉपिक है हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप्स लिव। मैंने बताया था चैप्टर का नाम क्या है, सॉरी चैप्टर का नाम हमने नहीं बात की। चैप्टर का नाम है ट्राइबल्स, डिकोज एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज। ट्राइबल का क्या मतलब होता है? ट्राइब वर्ड जो है उसका मतलब होता है कबीला। क्या मतलब होता है? कबीला। डिकूज जो है, यहाँ पर जो डिकूज वर्ड है, डिकूज का यहाँ मतलब है आउटसाइडर्स, मतलब जो बाहरी लोग थे उनको डिकूज कहा गया है, ठीक है। जो बाहरी थे, वो बाहरी कौन थे? ये चैप्टर करते करते जैसे जैसे स्टोरी बढ़ेगी आगे वैसे वैसे और समझ में आएगा। एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज, और एक विजन, एक सोच गोल्डन एज की, गोल्डन एज का एक नजरिया कि यार ऐसा भी एक एरा, एज का, गोल्डन एज का मतलब एक ऐसा समय जब सब चीज बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रहा हो, अर्थव्यवस्था और लोगों का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सब बढ़िया चल रहा हो, ठीक है। उसे गोल्डन एज कहा गया है। तो हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप्स लिव। ब्रिटिश इंडिया में ट्राइबल ग्रुप्स कैसे रहते थे? पहला टॉपिक है ट्राइबल ग्रुप्स कैसे रहते थे, वो क्या करते थे, उनका रहन सहन क्या था, क्या काम करते थे जिससे वो अपना जीविका चलाते थे। तो देखते हैं वो क्या काम करते थे। पहला है समवर झूम कल्टीवेटर्स। समवर झूम कल्टीवेटर्स, झूम कल्टीवेटर्स का मीनिंग होता है शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। अब मैंने बोला शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स है कि जो एक जगह पे रुके, मतलब एक जगह पे खेती ना करके घूम घूम के चरवाहा, मतलब झूमन वो बोलते हैं ना, झूम खेती, घुमंतु कृषि, उसे घुमंतु कृषि को कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, ठीक है। कल्टीवेटर्स वर्ड का मतलब है कृषि करना, खेती करना। और ये जो लोग थे, ये जो ट्राइबल लोग थे, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और सेंट्रल इंडिया में ज्यादा पाए जाते थे, ठीक है। इनकी प्रजाति, मतलब जो इनके नाम थे, ट्राइबल्स के जो नाम थे, वो आप अपनी बुक्स में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। उसके बाद है समवर हंटर्स एंड गैदरर्स, और कुछ जो थे उसमें से हंटर्स थे। हंटर्स मतलब शिकारी, और गैदरर्स मतलब संग्राहक। संग्राहक का मतलब जो चीजें इकट्ठी करते हैं, ठीक है, खाने पीने की चीजें इकट्ठी करना। और हंटर्स तो पता ही है, शिकारी। शिकारी का काम क्या होता है? शिकार करना, ठीक है। तो ये कुछ जो थे इनमें शिकारी भी थे, समवर हंटर्स एंड गैदरर्स। उसके बाद है सम हर्डेड एनिमल्स, जो कुछ लोग थे वो क्या करते थे? हर्डेड एनिमल्स, मतलब एनिमल्स, चरवाहा बोलते हैं ना कि चराते हैं, चराना, पशु चराना, ठीक है। हर्डेड एनिमल्स का मतलब है पशु चराना, ठीक है। और ये पर्वतीय इलाकों में ज्यादा थे। पर्वतीय इलाके, जैसे अगर इंडिया के कंट्री के, मतलब इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया में पर्वतीय इलाके कौन से हैं? उत्तराखंड है हमारा, जम्मू कश्मीर है। तो इन सब क्षेत्रों में ऐसे हर्डेड एनिमल्स की जो ट्राइब्स थे ज्यादा थे, क्योंकि ये अपने पशुओं को चराते थे। आगे बढ़ते हैं। सम टुक टू सेटल्ड कल्टीवेशन, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो सेटल्ड कल्टीवेशन कर रहे थे। सेटल्ड कल्टीवेशन का क्या मतलब होता है? जगह जगह घूम के कृषि ना करते हुए एक ही जगह पे ठहर के साल दर साल एक ही जगह पे खेती करना, उसे क्या कहते हैं? सेटल्ड कल्टीवेशन, यानी कि स्थिर खेती, ठीक है। तो हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइफ्स। अब देखो, ये सब चीजें तो चल रही थी जब कॉलोनियल रूल था इंडिया में, लेकिन इन सब चीजों पर उनका इफेक्ट नहीं था। तो ये सब चीजें नॉर्मली ऐसे चल रही थी, ठीक है। लेकिन हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइफ्स। जो कॉलोनियल रूल था, जो अंग्रेजों का शासन था, उसने कबीलाई जीवन को कैसे प्रभावित किया, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला टॉपिक है व्हाट हैपेंड टू ट्राइबल चीफ्स। अब देखो, हर एक जो कबीला था, उस हर एक कबीले में एक उसका मुखिया होता था, ठीक है। कबीले का मुखिया होता था हर एक कबीले में। तो पहले के टाइम में क्या था कि हर जो हमारा समाज था, वो कबीलाई समाज था, वो बटा हुआ था, छोटे छोटे कबीलों में, ग्रुप्स में बटा हुआ था, ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है। छोटे छोटे कबीलों में बटा होता, और हर कबीले का एक मुखिया होता था। जैसे हमारे गांव में जो ग्रामीण क्षेत्र है, उसमें आज भी मुखिया होते हैं गांव के। आपने देखा होगा या सुना होगा, अगर आप अपने गांव जाते हो तो
वहां पर देखा होगा कि जो गांव के मुखिया सरपंच जो होते हैं बहुत ही एजेड पर्सन होते हैं, ठीक है, एजेड पर्सन होते हैं, इसीलिए उनको मुखिया बनाया जाता है। तो वैसे ही पहले के टाइम में कबीलाई समाज जो था वो उसमें एक मुखिया होता था और बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति था वो हर एक समाज में। वो इतना इंपॉर्टेंट व्यक्ति था कि वो चाहता है तो वो पुलिस की व्यवस्था कर सकता है अपने कबीलाई समाज के लिए, सुरक्षा के लिए, और साथ में कंट्रोल था, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था उनके हाथ में कि प्रशासनिक जितने भी कार्य हैं वो कौन किसके अंडर होते थे, कब वो मुखिया के अंडर होते थे, ट्राइबल चीफ्स के अंडर होते थे। लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स का आगमन इनके लाइफ में हुआ, इस कबीलाई समाज के अंडर हुआ, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनकी सारी शक्तियों को छीन लिया और इनसे बस एक तरह से औपचारिक रूप से इन्हें शासक बना दिया। जैसे कि काम सारे ये कर रहे हैं, कौन, ब्रिटिशर्स कर रहे हैं, लेकिन देख रेख किसके अंडर हो रही है, मुखिया के अंडर, ठीक है। मुखिया जो था वो इनको सुरक्षा की गारंटी देता था कि हाँ आप ये काम कीजिए, उसकी देखरेख रहती थी, लेकिन उससे कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं लिया जाता था, वो बस एक नाम मात्र का मुखिया रह गया था, ठीक है, बाद की बात है ये। और फिर आगे बढ़ते हैं, आगे है फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट। फिर है फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट। अब देखो जो फॉरेस्ट लॉ का मतलब है जो वनों के लिए कानून बनाए गए। पहले के टाइम में क्या होता था, हरे जो झूम कल्टीवेटर्स होते थे ना, वो जंगलों में ज्यादा खेती करते थे। वो क्या करते थे, पेड़ों को काट दिया, या फिर जंगलों को पूरा आग लगा दी, वो पूरे जंगल खाक हो गई, जल गई। अब वो जले हुए जंगल को साफ करके वहां पर झूम खेती करते थे, वहां पे ऐसे उनको जगह मिल जाती थी खेती करने के लिए, और फिर जो फसल उगती थी उससे वो अपना भरण पोषण करते थे, और अगर कुछ एक्स्ट्रा बचता था तो उसे लोकल मार्केट में जाके बेच देते थे। ये था वहां की जीवन शैली, उस टाइम की बता रहा हूं मैं। उसके बाद फॉरेस्ट लॉ बना दिए गए। फॉरेस्ट लॉ जब देखा, अंग्रेजों ने देखा कि हाँ ये सब ना, इनके पास रहन सहन का कोई ढंग का तरीका नहीं है, ये जंगलों को पहले उगाते हैं फिर जला देते हैं, और फिर वहां खेती करने के बाद फिर वहां से चले जाते हैं, मतलब एक जगह ठहर के नहीं रह रहे हैं लोग। तो इन्होंने क्या किया, फॉरेस्ट लॉ बना दिए। फॉरेस्ट लॉ में क्या कहा गया कि ये जो जंगल है ना, जंगल जो है ये किसकी प्रॉपर्टी है, स्टेट की प्रॉपर्टी है। मतलब जो ये जंगल है, फॉरेस्ट है, ये अब से सरकारी जगह है। यहाँ पर कोई निजी आदमी यहाँ पर काम नहीं कर सकता। अगर आपको कोई काम करना है यहाँ पे तो आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। और इसीलिए जो वहाँ के जो लोकल झूम कल्टीवेटर्स थे, या जो कल्टीवेटर्स, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स जो थे, वो वहाँ से धीरे धीरे प्रस्थान करने लगे, वहाँ से जाने लगे, माइग्रेट करने लगे, ठीक है। इससे हुआ क्या कि वहाँ के जो लोकल जो वहाँ पर काम करने वाले लोग थे उनकी कमी हो गई। अब देखो वहाँ पर जो काम करते थे वो काम भी कौन करते थे, वही लोग करते थे जो वहाँ के लोकल लोग थे। लेकिन उन ट्राइबल्स लोगों को जब काम नहीं मिला, अब देखो जब पूरे जंगलों को सरकार ने अपने अंडर ले लिया तो वो अब उधर कुछ काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इसीलिए उन्होंने वहाँ से जाना बेहतर समझा और वहाँ से वो माइग्रेट करने लगे, वहाँ से जाने लगे दूसरे क्षेत्रों की ओर, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इससे सरकार को ना एक प्रॉब्लम, सरकार के सामने एक चैलेंज उत्पन्न हुआ। वो चैलेंज क्या था, वो चैलेंज ये था कि अब सरकार को ना लेबर नहीं मिल रहे थे काम करवाने के लिए, क्योंकि सारे लोग जा चुके थे, ठीक है, सारे लोग दूसरे जगह पे जा चुके थे और वहां पर कोई लोग नहीं थे। और इसीलिए उन्होंने एक तरकीब सोची, एक नई तरकीब सोची। तरकीब क्या थी, उनकी तरकीब ये थी कि जितने भी यहाँ पर जो ट्राइबल्स लोग रहते हैं उनको ना हम छोटी छोटी जमीन का टुकड़ा दे देंगे और उनसे कहेंगे कि आपकी जमीन है, आप यहाँ पर खेती कीजिए, यहीं पे रहिए, ठीक है। और आपको साथ में क्या करना है, जंगलों की देखभाल करनी है और जंगल में जितने भी काम होते हैं उसमें आपको सहयोग करना है। सहयोग का क्या मतलब है, मजदूरी करनी है, वेजेस, मजदूरी, पैसे, कुछ जो दिहाड़ी मजदूरी जो भी आप कर सकते हो वो आप हमारे लिए करो, ठीक है। फिर उसके बाद ही है द प्रॉब्लम विद ट्रेड। अब जब ये मैंने पढ़ा कि फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट, ये मैंने आपको पढ़ा है। फिर इसके बाद था ट्रेड के साथ क्या प्रॉब्लम थी। अब देखो झारखंड में एक हजारीबाग नाम का जगह है, वहां पे ना कोकून का निर्माण किया जाता था। किसका, कोकून का। और वो करते कौन थे, संथाल समुदाय के लोग थे, संथाल समुदाय के, वो कोकून बनाते थे, ठीक है। कोकून से ना, अब वो जो कोकून बनाते थे, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उनसे कहा कि आप हमें ये कोकून दो, हम इसे एक्सपोर्ट करेंगे,
क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे बाहर, दूसरे देशों में जाकर इसको बेचेंगे, फिर जो वहां से इनकम आती है वो हम आपको देंगे इधर आके, जो आपका हिस्सा बनता है वो आप रख लेना, जो हमारा बनता है हम रख लेंगे, ठीक है। तो इसके तहत उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया कि यहाँ से संथालों से, झारखंड में संथालों से क्या किया कि इनसे कोकून लिया, 1000 कोकून का जो पैसे देते थे इनको 4 रुपए, 3 से 4 रुपए देते थे, कितने, 3 या 4 रुपए, इससे ज्यादा नहीं देते थे। और वही कोकून ये जब बर्दवान और गया, ये 2 जगह थे जहां पर ये जाके बेचते थे, इन 2 जगहों पर जाकर जब बेचते थे तो ये 5 गुना अधिक कीमतों में बेचते थे, कितने, 5 गुना अधिक कीमतों में। जैसे यहाँ पर 4 रुपए में इन्होंने खरीदा उनसे, तो वहां जाके कितने में बेच रहे हैं, 5 गुना, यानी कि 4 5 जा 20, 20 रुपए में बेच रहे हैं। 4 रुपए का सामान वहां जाके 20 रुपए में बेच रहे हैं। तो ये चीज था इनकी जो स्ट्रेटेजी थी वो ये थी। और इसी वजह से जो ट्रेड था ना, बाद में जाके जब इनको कबीलाई लोगों को पता चला तो इन्होंने समझ लिया कि ये हमारे असली दुश्मन तो ये लोग हैं जो हमें आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहते, हमारा ही सामान हमसे ही एक तरह से हमसे ही धोखा करके सस्ते दामों में हमसे खरीद रहे हैं और उधर जाके महंगे दामों में बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं, हमारा इसमें कोई हिस्सेदारी नहीं है। और ये चीज ये समझ गए तो अब ना प्रोटेस्ट होने लग गए, प्रोटेस्ट माने कि विरोध होने लगे, लोगों ने विरोध करना शुरू किया, लोग मतलब ट्राइबल लोगों ने विरोध करना शुरू किया, संथालों ने विरोध किया, फिर यहाँ पे आपका असम में लोगों ने विरोध करना शुरू किया, जो वहां पर टी प्लांटेशन का काम करते थे, यानी कि चाय का जो व्यापार, मतलब चाय की जो फसल होती है असम में, वैसे भी अभी भी ज़्यादातर असम में ही होती है, लेकिन पहले भी वहीं पे होती थी पहले ज़्यादातर। तो उन लोगों ने भी विरोध किया कि यार हमसे इतने में खरीदा जा रहा है सामान और फिर वहां जाके इतने में बेचा जा रहा है, तो प्रॉफिट तो हमारे पास कुछ आ ही नहीं रहा, सब प्रॉफिट तो इनके पास है। तो इस चीज़ का प्रोटेस्ट हुआ बाद में जाकर, और प्रोटेस्ट करने के बाद इन्होंने क्या किया, लोगों ने ना अब ये काम, इन्होंने सोचा कि अब हमें ट्रेड करना ही नहीं है, व्यापार ही नहीं करना है, इनसे व्यापार करने में कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है, तो उन्होंने ये काम छोड़ दिया। अब यही लोग कहाँ जाने लगे, अब ये लोग दूसरे जगह जाने लगे मजदूरी करने। अब जो लोग जिनका व्यापार नहीं चला, जैसे कि कोई बुनकर था, ठीक है, बुनकर यानी कि कपड़ा बुनने वाला, वीवर कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, उनका व्यापार ढंग का नहीं चला अंग्रेजों के साथ, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना व्यापार करना छोड़ दिया, अपना बिजनेस जो था वो छोड़ दिया वैसे ही, और फिर वो ना मजदूरी करने दूसरी जगह चले गए। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल हमारे पास 2 एग्जाम्पल ऐसे हैं जिससे मैं आपको बताऊंगा कि मजदूरी कैसे और कहाँ कर रहे थे वो। पहला है टी प्लांटेशन में, आसाम में, कहाँ पे, टी प्लांटेशन, मतलब जहाँ पर चाय का उत्पादन होता था, चाय पत्ती का उत्पादन होता था। और दूसरा है झारखंड का माइनिंग में, माइनिंग का मतलब समझते हो, खनन मतलब जहाँ पर आप मिट्टी वगैरह खोदी जाती है, तो उसमें बहुत ही अधिक मात्रा में लेबर्स की जरूरत होती है। तो ये जितने भी लोग जा रहे थे ना, ये सारे वहीं जाके काम करते थे, ठीक है, खनन उद्योग में चले गए या फिर ये चाय पत्ती के उद्योग में चले गए, इन दोनों जगहों पे चले गए। लेकिन यहाँ की जो वेजेस दी जाती थी इन्हें बहुत ही कम दी जाती थी, इतनी दी जाती थी कि ये लोग यहाँ पर रह के अपना पेट भर सके, वापस गाँव जाने के बारे में ना सोचे, ठीक है, बचत कुछ थी नहीं, कमाओ खाओ ये वाला सिस्टम था। तो इससे भी उनको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, जो वहां फेस कर रहे थे वही चीजें इन्होंने यहाँ आकर फेस की, ठीक है, ये 2 चीजें सिमिलर थी। आगे चलकर क्या हुआ, आगे चलकर लोगों ने ना इस पर प्रोटेस्ट करना और इस पे विरोध और बढ़ गए। क्लोजर लुक, इसमें आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्लोजर लुक है, वैसे तो मैंने यहाँ नहीं लिखा है लेकिन आपके एनसीईआरटी की बुक में है, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। और क्लोजर लुक जो पॉइंट है उसमें क्या कहा गया कि अब ये लोग यहाँ पर भी आ गए, तो यहाँ पर भी उनको उस हिसाब से मजदूरी नहीं मिल रही थी, वेजेस नहीं मिल रहे थे। तो लोगों ने, ये जो ट्राइबल्स लोग थे, इन्होंने विरोध करना शुरू किया। और विरोध किस तरीके से किया कि इधर आपका कई सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, मैं आपको एग्जाम्पल्स बताता हूँ कैसे कैसे एग्जाम्पल्स थे। तो ऐसे हमारे पास कई एग्जाम्पल हैं जो हम दे सकते हैं कि विरोध हुए और कहाँ हुए और किन किन कबीलाई समूहों ने विरोध किया, ट्राइबल ग्रुप्स ने विरोध किया। तो विरोध के जो कई सारे हैं, वो पहला है द कॉल्स रिबेलियन इन 1831 to 32। कॉल्स जो थे वो ईस्ट इंडिया में थे। ईस्ट इंडिया का अगर मैं आपसे पूछूं कि ईस्ट इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं आज के टाइम में, तो आप कौन कौन से स्टेट्स के नाम बताओगे? आसाम,
मिजोरम, मणिपुर, ये सब जितने भी हैं, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, जितने भी हैं, ये सारे ईस्ट इंडिया के स्टेट्स हैं, ठीक है। तो इधर जो एक समुदाय था उसका नाम था कॉल्स। क्या नाम था? कॉल्स। ये एक ट्राइबल ग्रुप था। तो इन्होंने रेबेलियन किया, रेबेल का मतलब विरोध किया, इन 1831। कब? 1831 में। इसके बाद संथाल्स की बात आती है, जिसका मैंने अभी एग्जांपल दिया था हजारीबाग का, कि हजारीबाग में थे, हजारीबाग के वो ट्राइबल ग्रुप्स थे और वो कोकून का उत्पादन करते थे और उसका व्यापार करते थे। तो उन्होंने भी विरोध किया। कब? 1855 में। कब? 1855 में, 1855 में उन्होंने भी विरोध किया, संथाल्स ने। उसके बाद आता है आपका नाम बस्तर रेबेलियन। क्या? बस्तर रेबेलियन इन सेंट्रल इंडिया ब्रोक आउट इन 1910। 1910 में सेंट्रल इंडिया, मतलब जो हमारा मध्य भारत है, सेंट्रल इंडिया में आपका आता है वो मध्य प्रदेश, और इधर आपका कौन सा स्टेट है? छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ये जो दो स्टेट है, यहाँ पर भी ट्राइबल ग्रुप था और उस ट्राइबल ग्रुप का नाम था द बस्तर्स। बस्तर ग्रुप था उनका, ट्राइबल ग्रुप। तो उन्होंने रेबल कब किया? 1910 में। ये इनका एक और विरोध प्रदर्शन था। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। ये बात याद रखना कि जितने भी विरोध चल रहे हैं ये सब किसके खिलाफ चल रहे हैं? अंग्रेजों के खिलाफ चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एक और आता है द वर्ली रिवोल्ट। कब? एक और वर्ली रिवोल्ट आता है, उसकी डेट शायद एग्जैक्ट डेट शायद 1939 1940 ऐसे कुछ है। तो वो महाराष्ट्र में था, ठीक है। महाराष्ट्र में वर्ली रिवोल्ट। वर्ली एक जगह का नाम है, मुंबई वर्ली, वो महाराष्ट्र में है। और वहां पर भी विरोध हुए 1940 में। और लास्ट में ना एक इंट्रोडक्शन में एक आपको शॉर्ट सी स्टोरी लिखी होगी एनसीईआरटी की बुक में, शॉर्ट सी, बिल्कुल छोटी सी स्टोरी है, बिरसा मुंडा नाम से। आप जब चैप्टर रीड करोगे ना तो बिरसा मुंडा नाम से एक शॉर्ट सी स्टोरी है कि एक बिरसा नाम का आदमी था। वो एक जगह जा रहा था, तो उसको ना कुछ कबीलाई लोगों ने देखा, और जब उसको देखा ना तो लोगों को लगा कि ये कोई भगवान का भेजा हुआ आदमी है जो हमारी मदद करने आया, ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन से हमें निकालने के लिए आया है, ठीक है। तो बिरसा मुंडा जो ये जो पूरा टाइटल है ना, इसमें बिरसा जो आदमी का नाम है और जो मुंडा है वो ट्राइब का नाम है। किसका नाम है? ट्राइबल का मतलब कबीले का नाम मुंडा है। मुंडे कबीले का नाम मुंडा कबीला, और जो उसका जो व्यक्ति है उस व्यक्ति का नाम बिरसा था, ठीक है। तो उसने भी एक मूवमेंट चलाया, मूवमेंट मतलब आंदोलन चलाया, वो भी किसके खिलाफ? ये अंग्रेजी नीतियों के खिलाफ, कि ट्राइबल जो हमारा समाज है ये धीरे धीरे खतरे में, और हमारी जो संस्कृति है, हमारा परंपरागत जितने भी हमारी सांस्कृतिक विरासत है, ये सब खत्म होता जा रहा है इनके नई आधुनिकीकरण के चलते, ठीक है। ये जंगल काट रहे हैं, ये हमारी जो मातृभूमि है, मतलब जहाँ पर हमारा जन्म हुआ है, उस जगह से हमें निकाल रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर विरोध हुए, और इसी के साथ ही आपका जो चैप्टर है खत्म होता है। लास्ट में आपके कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, वो आप अगर जैसे जैसे मैंने जो आपको स्टोरी बताई, अगर आपको अच्छे से स्टोरी याद होगी तो आप उसका आंसर दे सकते हो, वर्बली भी दे सकते हो और थ्योरिकली भी देना चाहो तो दे सकते हो। और अगर मेरा समझाया हुआ आपको समझ में ढंग से आया है तो लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हमें सपोर्ट कीजिए क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। हमारा चैनल अभी बिल्कुल नया है, तो हमें अभी ग्रोथ करनी है, तो प्लीज़ सपोर्ट अस। और ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।